देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही शो के अंदर सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, इसे धार और रफ्तार देते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं आपने किस विषय को बहस के लिए चुना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पब्लिक के मंच में आज कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्या जिन्ना प्रेम से मिलेगी चुनाव में जीत? अखिलेश यादव ने जिन्ना का मसला उठाकर भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया और क्या अखिलेश यादव ने एमवाय समीकरण को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है? सीधे इसी पर बात करेंगे हम पूरी बहस के दौरान। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज पब्लिक के मंच में कौन कौन से साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे मनीष सिंह जयपुर से, मेरे साथ जुड़ेंगे कुंदन वर्मा बस्ती से, मेरे साथ शैलेश वर्मा वाराणसी से जुड़ेंगे और अमित कुमार शर्मा कानपुर से जुड़ेंगे। ये तमाम लोग जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं विवाद किस मुद्दे पर हुआ है। विवाद हुआ है अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों की तुलना, जवाहरलाल नेहरू जैसे महापुरुषों की तुलना खलनायक विभाजन के रहे मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया? सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ने एमवाय समीकरणों को साधने के लिए ऐसा किया? सवाल यह भी है कि क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिल जाएगा? सवाल यह है कि एक सुर में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, AIMIM अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध क्यों कर रही है? इसकी राजनीति भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। सरदार पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर विजय रथ यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंटवारे का खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर डाली। यही नहीं, जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से कर दी, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना को शर्मनाक बताया, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर पलटवार किया। महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। कांग्रेस ने जिन्ना वाले बयान पर मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी सपा प्रमुख को नसीहत दे डाली। इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं, उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब जिन्ना प्रेम के चलते विवाद पैदा हुआ हो। देश की बहस में चर्चा है कि क्या देश के महापुरुषों को जिन्ना जैसे खलनायकों के साथ याद किया जा सकता है? क्या जिन्ना राग चुनावी राजनीति का हिस्सा है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या जिन्ना जैसे खलनायक की तुलना महापुरुषों से करना उचित है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने बड़े
पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब जुड़ गए हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर अजीज खान जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दरअसल मैं डॉक्टर खान का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत कर देता हूं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपको क्या लगता है क्यों दिया अखिलेश यादव ने यह बयान? और आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। जिस ध्रुवीकरण की कोशिश आप लगातार करते हैं चुनाव के अंदर, वही अखिलेश ने आपको प्लेटर पर सजा के दे दिया है। नहीं, हमारे हाथ में बिल्कुल लड्डू न दें, और हम इस तरह से धर्मांधता का समर्थन करने वाले विभाजनकारी शैतान के नाम का लड्डू नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको औरंगजेब, महमूद घूरी, तुगलक, बाबर, इनमें अपने पूर्वज नज़र आते हैं, जिनको इनकी आराधना करने में अपने राजनीतिक हित सत्ते हुए दिखाई देते हैं, जो धर्मांतरण करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं जब उसको एसआईटी गिरफ्तार करती है, जो अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं, जो एक भारत की विभाजनकारी वृत्ति को समर्थन देने का कुछ लोगों ने अपना राजनीतिक दायित्व जिन शक्तियों ने मान रखा है, उन शक्तियों के प्रतिनिधित्व करने का काम आज अखिलेश सिंह यादव ने एक बार फिर से किया है। अखिलेश सिंह यादव को लगता है कि आज भी भारत में एक ऐसी आबादी है जिसको जिन्ना के प्रति, जिसके मन में आदर का भाव है। जिस शैतान के बारे में, जिस शैतान ने भारत का ऐसा विभाजन का जख्म दिया कि उस जख्म के कारण आज भी समाज के एक वर्ग को आज भी भारत में भी आशंका की निगाह से देखे जाने की शिकायत है। भाई, उन पर लोग अविश्वास प्रकट करते हैं एक कौम विशेष के लोगों पर। क्यों? क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान जब वहाँ मैच जीतता है तो यहाँ पटाखे फोड़ने लगते हैं, आतिशबाजी करने लगते हैं, और जब बाबर और औरंगजेब को अपना पूर्वज मानने लगते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो इसी देश के प्रभु राम, प्रभु कृष्ण के वंशज हैं, जो गंगा यमुना की जो है हमारा जो दुआबा है उसमें पैदा हुए अनाज खाकर ही पले हैं, लेकिन उनको अभी भी ऐसा लगता है कि कराची और लाहौर से ठंडी हवा आ रही है, रावलपिंडी से ठंडी हवा आ रही है, लेकिन भारत की दिल्ली से, भारत की काशी से, भारत के प्रयाग से, भारत के हरिद्वार से उनको ठंडी हवा नहीं आती है। ठीक है, तो इस तरह की जो विभाजनकारी सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जमा कर लेंगे और उनके भरोसे वो कल तो देखिए तालिबान को लोकतांत्रिक कहने वाले लोग हैं ना। यही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कुछ दिन पहले कह रहे थे कि तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम किया। तो जिनको तालिबान के हत्यारी वृत्ति में स्वतंत्रता संग्राम का अक्स दिखाई देता हो, ऐसे लोग तो जिन्ना की आराधना करेंगे ही। मैं सीधे सप्पल साहब के पास चलता हूं। सप्पल साहब, मुझे बताइए, आप लोग भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये क्या कर दिया? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका दे दिया, दूसरी तरफ अब जो कार्ड उन्होंने खेला है, कहीं टोटल मुस्लिम वोट उनके तरफ कंसोलिडेट ना हो जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की कैटेगरी में खड़ा करना बेहद गलत राजनीतिक वक्तव्य भी है और समझ भी गलत है, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है इतिहास में जिसने जिन्ना के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी हाथ नहीं मिलाया था। और जब 1937 में दीपक जी चुनाव हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, 10 राज्य थे, तो जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग तो तभी खत्म हो गई थी। 10 के 10 स्टेट में वो हार गए थे। कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी सब जगह, 7 जगह अपनी और 3 जगह गठबंधन की। उनको दोबारा जिंदा कर दिया सावरकर, मुखर्जी साहब ने और हिंदू महासभा ने। जब गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो और उन्होंने सरकारें छोड़ी कांग्रेस ने, तो उन्होंने फटाफट 3 राज्य में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बना ली और जिन्ना को दोबारा जिंदा कर दिया। ये इतिहास है। और इनकी सरकार ने ही, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार ने ही सिंध की असेंबली में 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश इंडिया को भेजा, ब्रिटिश सरकार को भेजा। तो ये इतिहास हमारा है कांग्रेस पार्टी का कि अगर उस समय हिंदू महासभा ने
सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अगर जिन्ना को जिंदा नहीं किया होता तो आज बीजेपी को सुख ना मिल रहा होता कि आज उनके जो दिल बलियों उछल रहे हैं कि मिल गया जिन्ना हो गई जीत, मिल गया जिन्ना हो गई जीत, वो नहीं उछलता। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि जिन्ना से बीजेपी को इतना प्रेम क्यों है। कभी अडवाणी जी तारीफ करते थे, कभी जसवंत सिंह जी उनका सेकुलर बोलते थे, कभी इनकी पार्टी में और लोग उनको जस्टिफाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी किया नहीं है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के वक्तव्य की भी निंदा करती है, क्योंकि जिन्ना भारत के परंपरा का हिस्सा नहीं है। और आपकी बात पे भी जब आपने मुझसे पूछा मुस्लिम वोट बैंक, दीपक जी आप ये मान रहे हैं कि इस देश में जितने मुस्लिम मतदाता हैं वो जिन्ना की तारीफ सुनकर उनके पक्ष में वोट देते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि 47 में जब भारत के विभाजन हुआ, जो लोग जिन्ना में यकीन करते थे वो पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं, मैं उस सोच की बात कर रहा हूँ। आज भी जो भारत गुरदीप जी, आज भी हकीकत है कि आज भी पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे फोड़े जाते हैं। भारत को अपने मातृभूमि माना है, उन्होंने भारत को चुना है, भारत की सरजमी को चुना है, भारत की मिट्टी को चूमा है। वो लोग जिन्ना को देके वोट नहीं देते हैं। ये मुझे बताइए ना गुरदीप जी, इसका जवाब दीजिए मुझे। आज भी भारत के हार पर पाकिस्तान से पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, या भारत की न्यूजीलैंड से हार पर पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं? इसकी जीत क्यों मनाई जाती है देश के अंदर? ये कल भी हुआ और ये पिछले संडे भी हुआ। आप भी इस बात को जानते हैं। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी सोच है जो तालिबान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलती है? दीपक जी, बड़े शर्म की बात है कि इस देश में 8वां साल है मोदी जी की सरकार और 5वां साल है योगी जी की सरकार है, और अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनका प्रशासन विफल है। एक बात इस बात को समझिए, इस बात को झुंझुने की तरह बजाना बंद करे बीजेपी के लिए जो सवाल है कि आज जो चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ना है, पिछले 7 साल से आप मुसलमान के खिलाफ बोल रही है बीजेपी, लेकिन नुकसान किसका कर दिया है? पूरे हिंदू समाज का कर दिया है। बेरोजगार कौन है? हिंदू समाज है। आज महंगाई कौन झेल रहा है? हिंदू समाज भी झेल रहा है। कोविड में मृत्यु की हुई है। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास जाता हूँ। प्रेम शुक्ला जी बताइए, क्या सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, डॉक्टर रागी मैं तुरंत आ रहा हूँ आपके पास, क्या सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिन्ना को जिंदा किया जब उनकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस ने खत्म कर दी थी? क्या ये इतिहास का अंग नहीं है? जिन्ना और जिन्नावाद को पैदा किसने किया? जिन्ना को पाला किसने, पोसा किसने, आधिकारिक दर्जा दिया किसने? और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिन पत्रों को लेकर जिन्ना गए और जिन पत्रों के आधार पर ब्लैकमेल किया और जिन पत्रों के आधार पर आपने विभाजन की शर्तों को स्वीकार लिया, क्या उन पर हम बात करने बैठ जाएं क्या? और इसके कारण क्या जिन्ना की आप आराधना करने लगेंगे? आज बिल्कुल अगर हिंदू महासभा ने फजलुल हक की सरकार में, चूंकि वो अलायंस गवर्नमेंट थी, कोई मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी, फजलुल हक की सरकार, और उसमें वो शामिल हो गया, इसलिए आप जिन्ना की जो है तस्वीर लगाकर उसकी आराधना करेंगे कांग्रेसियों को। इसलिए जिन्ना की आराधना का और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप कहते हो पाकिस्तानवादी जिन्नावाद को। कृपया सुन ले, मैं आपको सुन रहा था बहुत गंभीरता से। थोड़ा सा धैर्य रखे, संयम रखे सफल साहब। देखिए इनकी, हाँ नहीं वो ले लेंगे दीपक जी, आपका जवाब ले लेंगे, जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के पक्ष में पटाखे फोड़े जाने पर पंजाब में जहां कांग्रेस का शासन है, जहां बाजवा का दोस्त प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, गले लगाने वाला इमरान खान का दोस्त जहां प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, वहां पर जिन अलगाववादी शक्तियों ने जिन्नावाद के नशे में आकर भारत की पराजय पर पटाखे फोड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जिन उत्तर प्रदेश और बिहार के मूल निवासी छात्रों ने उनका विरोध किया, उनको आप सस्पेंड कर देते हैं। यानी आप जो है, आपकी सरकार पाकिस्तान के जिन्नावाद की चाटुकारिता के लिए अपने आप को मजबूर मानती है। क्या है वोट बैंक की ऐसी मजबूरी कि आप जो भारत के समर्थन में बात करें उसको सस्पेंड कर दिया जाए विश्वविद्यालय से? गुरदीप सप्पल जी, एक क्विक जवाब 30 सेकंड का मुझे विवेक श्रीवास्तव और संगीत रागी जी के पास जाना है। गुरदीप सप्पल जी, ये बात बठिंडा में हुई है, वहां पर कुछ छात्रों को निकाला गया इसलिए क्योंकि वो उन छात्रों का विरोध कर रहे थे जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर खुशियां मनाई। दीपक जी, पहले इतिहास को दुरुस्त कर दूं कि जिन्ना को पैदा किसने किया। जिन्ना 1937 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे और 1937 में चुनाव हारे, और
उनके नहीं, चुनाव मैं इतिहास हारने पे के नहीं बाद। जा रहा हूं, मैं और अगर- भटिंडा वाली बात नहीं, पर जवाब दे दीजिए। नहीं, सर। इतिहास पर मैं नहीं, फिर सर, चला मैं जाऊंगा। दूसरी बात- संगीत रागी जी है इतिहास दीपक बताने जी, के लिए। दीपक जी इस बात का जवाब जरूरी है, क्योंकि क्यों सावरकर ने ये बोला कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मैं स्वयं में एक हिंदू राष्ट्र हूं और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। क्यों गोलवलकर ने बोला टू नेशन थ्योरी में? नहीं, आप इस बात को क्यों नकार रहे हैं? आपने जिन्ना को अभी क्यों पंजाब खड़ा वाला किया? मुझे ये जवाब दे दो भाई बताइए पहले। क्यों ये पहले बोला? पंजाब में आज आप जो है जिन्नावाद की पहले शरण क्यों आप- हुई है बताइए। नहीं, पंजाब पहले आज की बात कर लेते हैं ना गुरजीत सप्पल जी। आज की यानी भटिंडा में जिन छात्रों को निकाला गया, उनकी बात कर लेते हैं ना। नहीं, पहले उसकी बात होगी कि जिन्ना को पैदा किसने किया? पैदा किया सावरकर ने टू नेशन थ्योरी देके, जिसको जिन्ना जिन्ना ने कांग्रेस की रिपीट पैदाइश है, ये किया और ऐतिहासिक सावरकर की तथ्य सरकार है। में प्रस्ताव पारित किया। मोतीलाल ये नेहरू किसने का मित्र किया? था वो, पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हुआ करते अरे थे। मित्र तो धोखेबाज पंडित बहुत मोतीलाल होते नेहरू हैं, का आपके मित्र भी रहा बहुत जिन्ना। धोखेबाज मित्र ये हुए। इतिहास का तथ्य सवाल है। वो नहीं है, सवाल वो है मोतीलाल नेहरू कि और जिन्ना कांग्रेस का को- सदस्य था वो। नहीं, कांग्रेस आप का इतिहास पदाधिकारी पढ़िए। था। ठीक है, एक एक करके प्रेम शुक्ला जी, गुरजीत सप्पल जी, एक करके प्रोफेसर संगीत रागी, इतिहास का विषय मैं सीधे आपको लेकर आता हूं। क्या सावरकर ने जिन्ना को पैदा किया? के बोलने से पहले दीपक जी, इनको ये गुरदीप जी, पूछिए- आपने पूरा वक्त लिया। इनको दूसरे सिर्फ लोगों एक के पास सवाल भी जाना, पूछिए विवेक जी के पास कि भी जाना जिन्ना है। की डिमांड संगीत रागी जी, दीपक जी, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, वक्त है हमारे पास। महासभा खड़ी थी। दीपक जी देखिए, कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी का एक पत्र है जो उन्होंने गांधी जी को लिखा। ये 46 का पत्र रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना के जो मांगे हैं वो सुरसा की तरह है। तो ये सुरसा बढ़ा करके किसने किया था? ये सुरसा तो कांग्रेस की ही देन थी ना, किसी और की तो देन थी नहीं। विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर तो हिंदू महासभा ने तो नहीं किया था ना। विभाजन के इस दस्तावेज पर तो कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर किया था। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिन्ना को और कांग्रेस की मुस्लिम लीग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के अंदर भारत विभाजन के जिम्मेदार से मुक्ति दिलाने वाला कौन व्यक्ति था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें जब इसी कांग्रेस पार्टी को बाद में केरल के अंदर मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा, तो क्या पंडित नेहरू के विचार थे कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसने भारत का विभाजन कराया? और ये कौन मुस्लिम लीग थी? जिसकी अंतिम बैठक में जब भारत के अंदर जिन्ना ने ये किया था, तब कहा था कि आप इसको डिसॉल्व मत कीजिएगा। हमने पाकिस्तान जरूर बना लिया है, लेकिन यहां पर और कई संभावनाएं हैं। और आज वो संभावनाएं दिख रही हैं कि जब भारत हारता है तो पटाखे पूछते हैं। कोई ऐसी बात नई बात नहीं है। देखिए, जब पैन इस्लाम की पूरी इस्लामिक आइडियोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो इस्लाम तभी तक सेकुलरिज्म में विश्वास करता है जब तक उसकी जनसंख्या कमजोर है। जिस दिन उसकी जनसंख्या ताकतवर होकर के आएगी, वो आपको इस्लामिक स्टेट निजाम मुस्तफा की कवायद आपसे शुरू करवा देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर विभाजन के पश्चात 1.5 दशक तक ये सारे प्रश्न नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में बढ़ती गई, विभाजन के पहले के सारे विमर्श आकर के खड़े हो गए। और आज के दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक पीस पार्टी है, वो कहती है कि निजाम मुस्तफा हम यहां पर कायम करेंगे। निजाम मुस्तफा वो क्या नारा था जो कश्मीर के अंदर कहता था कि हिंदुओं अपनी बहन और बेटियों को छोड़ करके जाओ, यानी उनके साथ वो क्या करेंगे यह भी उसमें सन्निहित है। तुम अपनी बहन और बेटियों को साथ छोड़ करके जाओ, हमें यहाँ पर निजाम मुस्तफा बोलना पड़ेगा। रागी जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे, सुन लीजिए। कांग्रेस और नेहरू के पाप ने इस सांस्कृतिक जड़ों से काट दिया है। और आज के दिन में आप है, हिम्मत देखिए, आप जरा हिम्मत देखिए कि समाजवादी पार्टी का एक नेता कहता है कि तालिबान के प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि मैन ऑफ द मूवमेंट डॉक्टर अजीज खान जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। मेरा सीधा सवाल है डॉक्टर अजीज खान, क्या जिन्ना ने आजादी दिलाई थी देश को? अरे भाई दीपक जी, आप तो बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं,
कम से कम जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला था, कम से कम उस पर मेरा उसको सुन सीधा लेते सवाल है ठीक से। डॉक्टर अजीज खान, उस बाइट क्या को सुन जिन्ना ने लेते देश को बात आजादी नहीं दिलाई? नहीं, सीधा बात सवाल, नहीं हाँ है। या ना, बता दीजिए। दिलाई हाँ, भाई वो ना क्या दिलाई ना, बता दीजिए आप, फिर मैं अखिलेश उन्होंने यादव का बयान भी देश सुनाता हूँ के आपको। विघटनकारी थे, देश के तोड़ने वालों में से उनका बहुत बड़ा रोल था, वो खलनायक थे देश के। मैं कह रहा हूं, बात सुनिए आप। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, कम से कम उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा था ये साथ पढ़े थे, और साथ पढ़ाई में क्या बुराई है? आपके भी साथ कुछ लोग पढ़े होंगे, उनकी विचारधारा अलग होगी, आपकी विचारधारा अलग है, तो जाहिर सी बात है अगर साथ में कोई पढ़ता है, ये जरूरी नहीं है कि उसकी विचारधारा एक हो जाए। अच्छा सुन लीजिए डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान सुन लीजिए, मैं वर्बेटम कोट कर रहा हूं अखिलेश यादव ने क्या कहा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर बैरिस्टर बनकर आए थे। ठीक है, आगे सुनिएगा, अभी मत कुछ बोलिएगा। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, अंडरलाइन, वो किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। तो ये साफ बोल रहे हैं जिन्ना ने आजादी दिलाई। अब बता दीजिए हाँ या ना, या तो आप सही बोल रहे हैं कि जिन्ना विभाजनकारी थे, या अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं कि जिन्ना ने आजादी दिलाई। आप सही हैं या अखिलेश यादव, बता दीजिए। अरे भाई अब आप ऐसे बात करेंगे, कैसे बात? देखिए जो बात आपने कही, उन्होंने कहा, ये बताइए प्रोग्राम किसका था? जयंती किसकी थी? सरदार पटेल जी की थी। और वही सरदार पटेल जी जिन्होंने आरएसएस में बैंड लगाया था, आरएसएस को कहा था देश के लिए खतरनाक है, उसके उन्हीं के लिए कहा था, ये सरदार पटेल जी के लिए कहा था। लेकिन ये वो के लिए है, उन्होंने वो के लिए है, ये प्लूरल है डॉक्टर अजीज खान, ये बहुवचन है। वो जिन्ना की भी बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपिता जी की भी बात कर रहे हैं, वो नेहरू जी की भी बात कर रहे हैं, वो पटेल की भी बात कर रहे हैं, वो चारों की बात कर रहे हैं। आप चाहे तो मैं बाइट उनका निकाल के सुना देता हूँ। क्या प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, क्या डॉक्टर अजीज खान के एक्सप्लेनेशन से आप संतुष्ट हैं? बात सुनिए, अरे उन्होंने तो महंगाई पर भी बात की थी, उन्होंने गैस सिलेंडर पर भी बात की थी। ये भी कहा था कि 2014 में 410 रुपए में था। प्रश्न मुझे उत्तर देने का अवसर है। अच्छा डॉक्टर साहब मुद्दे पर आ जाते हैं ना। अगर गैस की बात करते तो हम उस पर डिबेट करते। उन्होंने जिन्ना का नाम लिया इसीलिए बात शुरू हुई, वरना कोई जिन्ना पर डिबेट करने के लिए किसी ने अखिलेश यादव के मुंह में शब्द नहीं डाले हैं। प्याज क्या रेट हो गया है? अच्छा सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी को सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। महंगाई की बात भी तो कही थी उन्होंने, कानून व्यवस्था की बात भी कही थी उन्होंने, बेरोजगारी की बात भी कही थी। उस पर डिबेट क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, उस पर भी डिबेट करेंगे, बहुत दिन है। लेकिन जिन्ना कहकर वो फंस गए हैं, उस पर भी डिबेट होगी। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। जी जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी और सरदार पटेल से करना वैसे ही है जैसे शेरों की तुलना सियारों से की जाए। तो शेरों की भाई महात्मा गांधी और सरदार पटेल, और सियार थे जिन्ना। भारत को जोड़ने वाले सरदार पटेल और भारत को तोड़ने वाले जिन्ना। तो भारत के जोड़ने वाले की तुलना भारत को तोड़ने वाले से कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति को जिन्नावाद के मवाद में अपनी खुराक नजर आती हो सियासी। तो आप अपनी सियासी खुराक के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर को रखने की जिद करने वाले, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वाले, तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले, ऐसे जो तत्व हैं, उन तत्वों को नेतृत्व आप करते रहे हैं। आपके यहाँ जो है आजम खान जैसे लोग रहे हैं जो माँ भारती को डायन कहते रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क हैं जो वंदे मातरम का अपमान करते रहे हैं। तो आप एक ऐसे विचारधारा का पोषण करते रहे हैं जो विचारधारा विभाजनकारी शक्तियों को, आप यहाँ इस देश में टाटा था आतंकवादियों पर लगाने के लिए। वो टाटा हटाने के लिए मुहिम किसने चलाई? सपा ने चलाई। अगर वो बाटला एनकाउंटर कांड के अभियुक्त भागे तो भाग कर कहाँ गए? अबू आसिम आजमी घर गए। कौन थे वो? समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का सांसद बाकायदा जो है आईएसआई के साथ रिश्तों के संबंध में गिरफ्तार कांग्रेस के जमाने में होता है। ठीक है, मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या जिन्ना का नाम लेकर, जिन्ना का चिन्ह निकालकर अखिलेश यादव ने खुद का नुकसान नहीं कर लिया? आप बताइए। बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया बीजेपी को, ये क्या किया आपके सेक्युलर दोस्त ने? देखिए नुकसान फायदा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं वो बीजेपी नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव ने कोई गलत बात नहीं बोली है। अखिलेश यादव के कंटेक्स्ट को आप समझना नहीं चाहते हैं।
और पार्टीशन के लिए बड़ी आसानी के साथ एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ विलन बना दिया गया है। और यहाँ पे जब ये प्रेस कर रहे थे प्रेम शुक्ला जी, तो इनको नेहरू जी का नाम भी इज्जत और आदर से लेना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ संगीत रागी बैठे हैं, उनका पूरा वक्तव्य जो है आप सुनिए, तो पूरा का पूरा वक्तव्य मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इस्लामोफोबिया यहाँ बैठ करके फैला रहे हैं। यही इस्लामोफोबिया, यही एंटी मुस्लिम नैरेटिव हिंदू महासभा और ये जो हिंदुओं के जो उस वक्त जो फैनेटिक संगठन बने थे, जो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, माहौल उस वक्त भी खराब किया गया था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये मुस्लिम लीग जो है इट बिकेम सक्सेसफुल एंड पार्टीशन हुआ। एक ही व्यक्ति जिन्ना को अगर आप विलन बना रहे हैं, जिन्ना से बड़े विलन सावरकर थे, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी जिन्ना को दी और कन्विंस कराया कि हमारे इतने स्ट्रॉन्ग कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि हमारी दोनों की कम्युनिटी कभी साथ क्या टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दी, संगीत रागी जी? उसके बाद में गुरदीप सप्पल और प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। बताइए, छोटा जवाब दीजिएगा संगीत रागी। आप सुनिए पहले सर, और सुनिए आप। दीपक जी जो कोई विवेक भाई बहुत टाइम है हमारे पास। के बारे में देखिए दीपक जी, दो कोई भी टू नेशन थियरी के बारे में जोड़ता है सावरकर जी को, या तो उसे इतिहास का ज्ञान नहीं है या उन्होंने पढ़ा नहीं है। 1887 में सर सैयद ने मेरठ के अंदर और आप आज भी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, दोनों जगह आप इस डिबेट में भी इस्लामोफोबिक हैं, जिनकी तलवारों के आप आज भी टॉलरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक अलग आप आज भी कह रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। ये वही सावरकर की थ्योरी है जो आज आप दोहरा रहे हैं। थियरी सर सैयद ने दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये देश सबका है, इतना कहा हिंदू भी है, मुसलमान तो यार, और कृपा करके दोनों को अलग। विवेक श्रीवास्तव जी बीच में नहीं, प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोला। संगीत रागी जी जल्दी से, मुझे गुरदीप सप्पल जी के पास जाना है। गुरदीप और प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 9 बजे तक जुड़े हुए। इस्लामोफोबिया के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, हम यहाँ इस्लामोफोबिया के लिए बैठे हैं। मेरा इस्लामोफोबिया नहीं है, क्रिटिसाइज करने के लिए मुझे क्या हम ये बोलने के लिए आए कि कुरान और इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान में रह नहीं सकते? जिस दिन हम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। देश में मुसलमानों की जनसंख्या 20-25% आपको किस बात का डर है? इस देश का क्या होगा? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने इस देश पर विभाजन भैया, हिंदू मुसलमान दोनों एक। ठीक है, मैं आऊंगा इस बहस पर भी आऊंगा। मेरे पास बहुत वक्त होगा इस बहस पर आने के लिए, जब प्रेम शुक्ला और विवेक श्रीवास्तव आमने सामने होंगे। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आपने भटिंडा का कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के पक्ष में पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को क्यों निकाला गया हॉस्टल से भटिंडा में, बताइए। दीपक जी, भटिंडा का जवाब भी दूंगा। जो बातें रागी जी ने बोली, अगर उसका जवाब नहीं देंगे तो डिबेट नहीं रहेगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर रागी जी का दे दीजिएगा। भटिंडा पे बता दीजिए। पहले रागी जी का दूंगा, क्योंकि उसके बाद पहले भटिंडा बता दीजिए ना, वो आज का मौजूद है। पहले मैं इसका दूंगा क्योंकि बाद में वक्त नहीं मिलता है। पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये बहुत हैरानी की बात है कि रागी जी और उनकी पार्टी, उनका संगठन देशभक्ति का दंभ भरते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और सेना में भर्ती कराई भारतीयों की। सावरकर जी ने मदुरई अधिवेशन में गर्व से बोला कि हमने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1 लाख लोगों को सेना में भर्ती कराया। ये बात इतिहास को अगर आप भूलकर आजादी की लड़ाई में आप लड़े नहीं, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आजादी की लड़ाई में आप लड़े नहीं। जिन्ना के साथ आपने सरकारें बनाई, जिन्ना के साथ आपने पाकिस्तान का प्रभाव पारित किया, आर्मी में भर्ती करने के लिए कहा था, बदल तो गांधी जी पूरा बदल कर आप ये बात, गांधी जी ने भी कहा था भर्ती होने के लिए। रागी जी बात पूरी बोलने दीजिए। सच्चाई इस देश के विभाजन के पश्चात जो सच्चाई से क्यों डर रहे हैं? उसमें हिंदुओं की संख्या सच्चाई से क्यों डर रहे हैं? भारत का हिंदू। अच्छा सप्पल जी आपने अपनी बात कह दी है, मुझे बताइए ना, भटिंडा में भारत का पक्ष लेने वाले छात्रों को हॉस्टल से क्यों निकाला गया, ये बता दीजिए। गुरदीप सप्पल जी, भटिंडा वाले प्रकरण पर भी बता दीजिए कि वहां पर भारत का समर्थन करने वाले छात्रों को हॉस्टल से क्यों निकाला गया। भारत का समर्थन करने वाले छात्रों को निकाला गया? जी हाँ, बिल्कुल। देश के अंदर ऐसी चलती है। अभी पिछले मैच के अंदर दीपक जी पूरा चला कि पटाखे बजे दिल्ली के अंदर, बाद में क्लियर हुआ कि करवा चौथ पे महिलाएं पटाखे छोड़ रही थी, कुछ मुस्लिम शादियों पटाखे बजे। आपने पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे झूठ की फैक्ट्री को बंद कर दो आप इस देश के अंदर।
और करवा सवाल चौथ ये पे पटाखे कीजिए, नहीं फूटते हैं। सवाल मेरा जो है, सवाल पे आइए, करवा चौथ पे पटाखे नहीं फूटते हैं। सवाल पे आइए, करवा रागी चौथ जी, पे रागी पूजा जी, होती है, रागी जी, भगवान की पूजा करते रागी हैं। जी, अरे सरकार कहाँ से आपकी झूठ है, बोल रहे आपने हैं? दिल्ली ये में, झूठ का भंडार दिल्ली में राहुल गांधी पुलिस से भी कहाँ आपके से लेकर पास के आए हैं है। आप? अरे राहुल गुरजीत गांधी सप्पल जी, क्यों नहीं मानते? उत्तर प्रदेश में केस हुए हैं, जम्मू कश्मीर में केस हुए हैं, कई और राज्यों में केसेस हुए हैं, क्योंकि पटाखे फूटे हैं पाकिस्तान की जीत के समर्थन में। ये भी एक हकीकत है। भटिंडा वाला केस एक हकीकत है, और भटिंडा वाले पर आपको जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के समर्थन में पंजाब सरकार क्यों खड़ी हो गई। दीपक जी, कहीं समर्थन में खड़ी नहीं होती। दीपक जी, एक वक्तव्य बताइए जहां पंजाब सरकार ने कहीं पाकिस्तान अरे उन छात्रों को निकाल दिया जो पंजाब पाकिस्तान के फेवर में पटाखे छोड़ने वालों का विरोध कर रहे थे। अब आप मेरी बात सुनिए। नहीं दीपक जी, ये पूछिए कि राहुल गांधी ने उनके साथ पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े, इसके बारे में जानकारी पता कीजिएगा। रागी जी, राहुल गांधी ने पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े? किनके साथ? राहुल रागी जी, ये जो झूठ का, ये राहुल गांधी ने पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े? क्योंकि उनके सूबेदार जो हैं, दीपक जी आप तो बहुत माने हुए पत्रकार हैं, आप ही जवाब दे दीजिए रागी जी के झूठ का कि आप 70 से 75% वोट कीजिए, नहीं, आप तो बहुत जाने माने पत्रकार हैं दीपक जी, सारी रिपोर्ट आपके पास आई है। रागी जी की बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने पटाखे फोड़े पाकिस्तान के पक्ष में, पूछिए रागी जी। प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या भटिंडा में जिन छात्रों पर कार्रवाई हुई उसके बारे में गुरजीत सप्पल साहब ने सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया? नहीं, अब दूसरी बात दीपक जी, बार बार रागी जी ने मुस्लिम जनसंख्या पे बोला, नहीं मुस्लिम जनसंख्या पे बोला आपने, पूरी जहर फैला दिया। सप्पल ये बोल लीजिए ना, आपको भी जाना है, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है, आपको भी जाना है। प्रेम शुक्ला जी जवाब देते हैं। पाकिस्तान नहीं अभी पाकिस्तान परस्ती का इन्होंने जो है पराकाष्ठा कर दी है। पाकिस्तान परस्ती की पराकाष्ठा है कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, उनका विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब में राष्ट्र प्रेम अपराध हो गया है, राष्ट्रद्रोह धर्म हो गया है, क्योंकि भाजपा का नौकर, भाजपा का चाकर प्रियंका वाड्रा ने निश्चित तौर पर पाकिस्तान परस्तों से लंबा कोई डील किया है। उस डील के तहत सिद्धू जैसे राष्ट्रद्रोही शक्ति को वहां का जिम्मा सौंपा गया है और वहां राष्ट्र प्रेम अपराध हो गया है। कांग्रेस का कुशासन ऐसा है, कांग्रेस जो है पाकिस्तान परस्ती में पागल हुई पड़ी है, जिन्नावाद के समर्थन पर आमादा है, भाजपा की शरण में जाने को आमादा है। चीन से तो चंदा खा ही रहे थे, अभी इतनी दरिद्रता के दौर में चले गए हैं, मानसिक, वैचारिक और आर्थिक, कि ये जो है इमरान खान के चंदे पर पड़ने के लिए पंजाब की कांग्रेस को छोड़ दिया है। पंजाब में पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाना जो है वो वहां का पुण्य कर्म है, वहां कानूनी है, और पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तान परस्तों को रोकना अपराध है। ऐसे सरकार को एक भी पल क्या सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है, लेकिन नैतिकता और कांग्रेस इसका दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। ये जिन्नावाद सप्पल जी आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। पागल हुए पड़े हैं। मुझे सिर्फ इतना पूछिए इनसे कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे दीपक जी, उनकी जन्मभूमि पाकिस्तान में गोह में थी। 10 साल जब प्रधानमंत्री रहे, बहुत सारे उनको नियत आए अपनी जन्मभूमि जाने के लिए, और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, वो जाना चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान भारत के हितों के खिलाफ काम करता है। प्रेम जी, बात मुझे पूरी करने दीजिए, फिर बोलिएगा। ये मनमोहन सिंह जी ने अपनी जन्मभूमि में नहीं गए 10 साल, क्योंकि वो पाकिस्तान पे लड़ रहे थे, पाकिस्तान को मानते थे कि पाकिस्तान एक-एक करके प्लीज दोनों से निवेदन है। पाकिस्तान के सामने शरणागत थे, मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान के सामने शरणागत थे, पाकिस्तान के लोग हमला करते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम का देशद्रोही कांपता था। देशद्रोही व्यक्ति था मनमोहन सिंह। पाकिस्तान नहीं गए, नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री है, प्लीज ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं। प्रेम शुक्ला जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री है, प्लीज माफी चाहूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। मैं रुकूंगा यहाँ पर, मैं रोक रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है। मनीषा सिंह जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। मनीषा जी बताइए, क्या कहेंगी जिन्ना को आजादी का नायक बताने के मामले में अखिलेश यादव को?
देखिए दीपक जी, बहुत ही शर्म की बात है कि नेता इस तरह के बयान देते हैं। जिन्ना जिनको संस्थापक माना गया है पाकिस्तान का, जिन्होंने विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिस तरह से जो चीजें आ रही है, सबसे पहले तो जो ऐसे बयान देते हैं उनको सोच के देना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, इस तरह से जो पटाखे चलाए जा रहे हैं उसको सराहा जा रहा है। जिस तरह से जो चीजें कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, और ऊपर से उसी पार्टी के जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिले चल रहे हैं वो भी बहुत ही शर्मिंदगी वाले हैं। बहुत ही निंदनीय बयान दिया है इन्होंने। ठीक है मनीषा जी, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त COP26 समिट में बोल रहे हैं, सीधे उनकी बात सुनते हैं। परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो कितने पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Narendra. Thank you, Prime Minister Modi. Let's go now to Joe Biden, President of the United States of America. Well, thank you very much. तो प्रधानमंत्री ने ग्लासगो समिट में जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात कही। दुनिया भर के तमाम नेता आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के संकट से कैसे निपटा जाए इसको लेकर मंथन कर रहे हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये चल रहा है, स्कॉटलैंड में। सीधे मैं अपने पैनल के पास फिर से जाता हूं। हम बात कर रहे हैं जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ादी का नायक बताया, आज़ादी दिलवाने वाला बताया अखिलेश यादव ने। उसी पर बहस चल रही है, और खास तौर पर सरदार पटेल की जयंती के दिन सरदार पटेल से क्या उनका कंपैरिजन उचित है? एक व्यक्ति जो विभाजन का खलनायक हो और एक व्यक्ति जो भारत की एकता का नायक हो, क्या दोनों का कंपैरिजन ठीक है? मेरे साथ नए गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सीधे अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के, विकास श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, गुरु प्रकाश जी थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने पूरा भाषण सुन लिया होता। सर, मेरा सीधा सवाल है अनुराग भाई, आप जवाब दीजिएगा, पर क्या आप मानते हैं उन्होंने देश को आजादी दिलाई? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई जो अखिलेश जी ने कहा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। आपने कहा कि आप कह रहे हैं ना अखिलेश जी ने कहा, उसी का मैं जवाब। सवाल ये है कि उन्होंने जो बोला उसके पे भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करना चाहती है। उन्होंने बोला कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, जिन्ना एक इंस्टीट्यूट से पढ़े, और पढ़ने के बाद क्योंकि वो वहां बोल रहे थे किसकी, सरदार पटेल की उस पे मूर्ति का अनावरण पे बोल रहे थे, तो उन्होंने सरदार पटेल की उन्होंने ये किया, देश की आजादी की ये किया। एक इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद दोनों की विचारधाराएं कितनी अलग थी, उनका बात यह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे? चलिए अनुराग जी बड़ी साफ गोई से आप बोल रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं अखिलेश जी ने क्या कहा, जनता खुद फैसला कर ले। एक बार सुन लेते हैं अखिलेश जी ने क्या कहा अनुराग भाई, उसके बाद जनता खुद फैसला कर ले। अखिलेश जी की बाइट सुनवाइए, उस पर सुपर्स भी लगे हुए हैं, अनुराग जी का चेहरा भी रखेगा प्लीज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने।
वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। जी अनुराग जी, सबके लिए बोल रहे हो, सिर्फ सरदार पटेल के लिए नहीं। अब सुन तो लिए, अब दिक्कत ये होती है कि उतना ही काट के चलाते हो, उसके आगे का चला दो तो जनता को बात क्या। अनुराग भाई, अब मतलब इतना भी हमको पार्शियल मत लगाइए। आपको पता है सोशल मीडिया आजकल सब कुछ खुलासा कर देता है। मैं अगर गलत होऊंगा तो मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। बात तो सुन, मैं अपनी बात कह लूं पूरी। मैंने कह रहा देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उतना ही काट के क्यों चला रहे हो ना, पूरा चलाइए ना, तो पता चल जाएगा क्या बात कह रहे हैं। यही समस्या हमारे आज हिंदुस्तान में हो गई है कि हम काट के पोर्शन चला देते हैं और उस पर थोप देते हैं। अरे जिन्ना के सपोर्टर तो 1940 में सरदार पटेल इनसे क्या श्याम प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुई थी ना, जब मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार में मंत्री बन गए थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी। और फिर उसके बाद उसकी मजार पे चढ़ाने कौन गया था, फूलमाला आडवाणी जी, और फिर बिरयानी कौन खाने गए थे, अभी के प्रधानमंत्री जी। तो इनके लिए वो पूजनीय हो सकते हैं जिन्होंने विभाजन किया हो। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी महंगाई छुपाने के लिए, बेरोजगारी छुपाने के लिए, महिला पे अत्याचार छुपाने के लिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर कोविड काल में लोगों की, चलिए आपके आर्गुमेंट को मैंने मान लिया। पेट्रोल डीजल की कीमत को छुपाने के लिए ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अनुराग भाई, तो जिन्ना का नाम लेते ही नहीं ना, तो पेट्रोल डीजल गैस इन सब पर बात होती, जिन्ना पर बात नहीं होती। अरे जिन्ना पे बात तो मैं बोल ही रहा हूँ कि किसने जिन्ना का नाम लेते ही नहीं। मैं सीधे प्रदीप सिंह जी के पास चलता हूँ। प्रदीप सिंह जी, मुझे बताइए, क्या अनुराग भदौरिया जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि उन्होंने तो सरदार पटेल के लिए आजादी दिलाना बोला, जिन्ना के लिए नहीं, क्या ये ठीक है या ये गलत है? बताइए। इनसे पूछिए डीजल पेट्रोल के बारे में कुछ बोलेंगे। वही मुझसे जो सवाल पूछा जाएगा अनुराग जी, उसी का जवाब दूं। ये नहीं, सवाल आपसे यही है, सवाल यही है, सवाल डाइवर्ट मत कीजिए और जवाब किसी और बात पर दे। अरे भाई, आप अपने हिसाब से जवाब बढ़ाने जो सवाल क्या है, आप हिंदुस्तान के। अच्छा अनुराग जी, आपकी पूरी बात सुनिए ना, प्रदीप जी खामोश रहे तो आप भी खामोश रह लीजिए थोड़ी देर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे, उनको क्या, उनको तो आए बाएं साहब। अरे आप भी अपने हिसाब से बोल रहे हैं भाई, बहस में हर आदमी अपने हिसाब से बोल रहा है। आप थोड़ी बोल रहे हैं कि जिन्ना की तारीफ करी अखिलेश यादव ने, जो उन्होंने करी है। प्रदीप सिंह जी बात कही अपनी। प्रसाद मुखर्जी से शुरू कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा ठीक है ना, आ जाएंगे उस बहस पर भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को कहा था कि आप अंग्रेजों की सेना भर्ती हो जाओ। अच्छा एक मिनट, सिर्फ प्रदीप सिंह जी। अनुराग भाई आप बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते हैं, ये गलत है। सम्मान करिए दूसरे व्यक्ति का। ने अपने भाषण में जो बात कही, देखिए राजनीति में समय और स्थान का बड़ा महत्व होता है। समय क्या था? समय था सरदार पटेल की जयंती का। सरदार पटेल की जयंती पर आप बोल रहे हैं, 4 नाम आपने लिए एक साथ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना। इन 3 के साथ जिन्ना का क्या मेल? वही जिन्ना है जिन्होंने 1911 में अलग जो है मतदान की व्यवस्था कराई मुसलमान। वही जिन्ना है जिन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। बंगाल में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। वही जिन्ना है जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया। इन 4 में से बाकी 3 ने तो नहीं करवाया। बाकी इतिहास में बहुत से किरदार हैं, उनकी बात हो सकती है, लेकिन आज जो बात हो रही है, जिन 4 लोगों का नाम लिया अखिलेश यादव, एक बात। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ही है, जहां ये बंटवारे की धर्म के आधार पर 2 देश बनाने की नींव पड़ी। उस उत्तर प्रदेश के लोग कैसे भूल सकते हैं जिन्ना, जिसने हजारों लाखों लोगों का बंटवारे के समय जो कत्लेआम हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर जो आजादी के आंदोलन में जो लोग थे, जिन्होंने विभाजन स्वीकार किया, जिसने धर्म के आधार पर देश बनवाया, उसके अलावा और कौन जिम्मेदार हो? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। 4 नाम लिए गए, उसमें 3 नाम आजादी के नायक हैं, एक खलनायक। नायकों के साथ खलनायक की तुलना क्यों? कुंदन वर्मा बस्ती से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। कुंदन, क्या कहेंगे अखिलेश जी के इस बयान पर? देखिए, अखिलेश जी के आदर्श दंगावादी जिन्ना ही हो सकते हैं, क्योंकि
और जिस आदमी के कारण पूरे देश में दंगा हुए, लाखों लोग मारे गए, और कहां अपने सरदार पटेल जी, जिनके कारण आज मेरा पूरा देश एक है। जाति धर्म के नाम पे तोड़ने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या बॉल अखिलेश यादव ने बीजेपी के विकेट पर जाकर खेल दी, गलत मुद्दा उठा दिया? दीपक भाई, आपको याद होगा कि एएमयू में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि जिन्ना की तस्वीर को एएमयू से हटाना। सतीश गौतम इनके सांसद हैं। क्या वो तस्वीर हट गई? क्या अडवाणी के लिए माफी मांग ली? अडवाणी ने माफी मांग ली? क्या ये जो आपका इनका जसवंत सिंह साहब ने कितनी वो रखे हैं, उन्होंने माफी मांग ली? नहीं मांगी। मैं आपसे बताऊं, चुनाव आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं तो कुछ ना कुछ, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, दोनों के दोनों प्रियंका गांधी जी की एंट्री से घबरा गए हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जी बात कर रही हैं पॉजिटिव, 40% रिजर्वेशन की बात कर रही है महिलाओं को टिकट में, साफ साफ वो बात कर रही है महिलाओं को, ग्रेजुएट महिलाओं को स्कूटी देने की, इंटर पास महिलाओं को स्मार्टफोन देने की। वो बात कर रही है किसानों को जो है 2500 रुपए क्विंटल जो है धान का मूल्य देने की और गेहूं का मूल्य देने की। वो बात कर रही है 400 रुपए एफआरपी देने की। तो सब लोग घबरा गए हैं। अब इधर आए बाए शाये बकने लगे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये चुनाव है, इस चुनाव में जिन्ना का क्या मतलब, इस चुनाव में सावरकर का क्या मतलब? इस चुनाव में ना जिन्ना का मतलब है ना सावरकर का मतलब है, और सावरकर और जिन्ना दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और एक बात छोटी सी और कह रहा हूं दीपक भाई, आपके इसी चैनल पे अभी मैं सुन रहा था, 5 सेकंड दे दीजिए, और एक थेथर प्रवक्ता मनमोहन सिंह जी को गाली दे रहा था, बाजवा का गुलाम सिद्धू को कह रहा था। तो मैं क्या उनसे कहूं कि नवाज शरीफ के गुलाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? देखिए मैं उनसे कहूं कि चाय पिलाते, मैं ये मानता हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, चाय वाले उसी वक्त उनको टोका, बताइए आप मुझे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने उसी वक्त टोका उनको, मैंने उसी वक्त काटा उनको, मैंने उसी वक्त उनको आगे की बात नहीं कहने दी। कांग्रेस को गद्दार कहने की उसकी आदमी की हिम्मत कैसे हुई सर? कांग्रेस को गद्दार कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे ये बताइए ना, क्या मैंने उनको उसी वक्त काटा नहीं? क्या मैंने उनको उसी वक्त रोका नहीं? ये पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है। नहीं, अब आप भी वही कर रहे हैं जो वो करके गए। क्या मैंने उनको रोका नहीं? क्या मैंने उनको काटा नहीं? नहीं सर, बिल्कुल रोका। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस को गद्दार कहा तब आपने नहीं रोका। गजब बात करते हैं, गजब बात करते हैं। एक लाइन में उन्होंने सब बात बोली वाले हैं, एक भाजपा वाले गद्दार हैं, ये संघी गद्दार है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस देश का गद्दार नहीं मानता। लीजिए, गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूँ। गुरु प्रकाश जी, मुझे बताइए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को गद्दार नहीं मानता। हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपने कार्यक्रम के आधार पर वो चलती है। गुरु प्रकाश जी, मुझे बताइए, क्या जिन्ना का विवाद, अब सुरेंद्र जी आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग करते हैं, जिस पर आप आपत्ति कर रहे हैं, इसलिए मेरी बात भी सुन लीजिए, गुरु प्रकाश जी की भी बात सुन लीजिए। गुरु प्रकाश जी बताइए, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात अभी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कही कि इस चुनाव में जिन्ना और सावरकर का कोई काम नहीं, क्यों भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दे रही? नहीं, देखिए दीपक जी, सुरेंद्र सिंह जी एक परिपक्व प्रवक्ता हैं और इस प्रकार की असंसदीय और अमर्यादित भाषा का उपयोग आमतौर पे नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही उचित सवाल उठाया है कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उसमें डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल कॉलेज की बात आप फिर बीच में नहीं बोलेंगे सुरेंद्र जी तो अच्छा रहेगा। बीच में मत बोलिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। दीपक जी, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज पॉजिटिव डिस्कोर्स कौन लेके आया है डेवलपमेंट पे, अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी, आप थैंक यू सुरेंद्र जी। देखिए, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है, एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उचित सम्मान और भागीदारी की बात कर रही है। हम तो इस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम तो अपने 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से उत्तर प्रदेश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और यही कारण है 2014 हो, 2017 हो,
1900 इस प्रकार की सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश की जनता हाशिए पर आकर के खड़ा कर दिया है। और भारत के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। लोहिया जी का एक बहुत प्रमुख निबंध है, बहुत लोकप्रिय निबंध है, राम, कृष्ण और शिव। मैं सारे के सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोलता हूं कि कम से कम इस लेख को पढ़िएगा और इस लेख को पढ़ के यह भी याद करिएगा कि 1990 में राम भक्तों पे गोली चलवाई थी आप लोगों ने। और इतिहास याद रखेगा आप लोगों को कि इस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति। आजम खान का बयान भूल गए हैं क्या? आजम खान का बयान भूल गए हैं क्या? आप बोलिए, मेरा बीच में बोलिए। ये समाजवादी पार्टी की संस्कार है। आपके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं है तो आप बोल रहे हैं। आपके पास कोई तर्क और तथ्य नहीं, आप बोलिए भैया। मैं देखिए आपको बोला है, आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको आशय पे लेकर के आ गई है ना। अच्छा, मैं दोनों को रोकूंगा। अनुराग भाई हर बार बीच में आप कहिए आप। शैलेश वर्मा मेरे एक दर्शक गोली चलवाइए, सीधे उनके पास दूंगा। उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से बहस शुरू होगी। शैलेश बताइए क्या कहेंगे अखिलेश जी के इस बयान पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तो यही परिपाटी रही है कि जो कश्मीर को कहेगा पाकिस्तान का हिस्सा, उसका वो समर्थन करेंगे। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने को कहेगा उसका समर्थन करेंगे और राम भक्तों पे गोली चलवाएंगे। तो ये इसमें कोई ऐसा नया तो इन्होंने कोई कहा नहीं, ये तो परिपाटी उनकी चली आ रही है सपा की। चलिए ठीक है, आपकी राय है शैलेश जी, और प्रजातंत्र में हर किसी की राय का सम्मान करना चाहिए। हम एक बहस कर रहे हैं, सभी की राय का सम्मान है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर से बहस का सिलसिला जारी करेंगे।